शुरू करते हैं डॉट प्रोडक्ट। अब देखिए इस डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। वेक्टर्स जो है इसका मल्टीप्लिकेशन में एक खास बात है, ये दो अलग अलग तरीके से जो है मल्टीप्लाई होते हैं। तो उन दो मेथड्स में से, मतलब जो दो अलग अलग तरीके हैं मल्टीप्लाई करने के वेक्टर्स को, उसमें से एक तरीके को हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। राधा हम उसको दो अलग अलग तरीका नहीं बोल के, ये बेसिकली आउटपुट बेस्ड होता है, माना मल्टीप्लाई करके हम दो अलग टाइप के आउटपुट निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए मैंने दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, मैंने इनको मल्टीप्लाई किया और मुझे रिजल्ट मिल गया स्केलर। ठीक है, माना एक मेथड से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट मुझे स्केलर मिलता है। ठीक है, और एक ऐसा भी तरीका होता है जिसमें मैंने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया और मुझे जो रिजल्ट मिल रहा है, जो आउटपुट मिल रहा है, वो वेक्टर ही मिल रहा है। ठीक है, तो जो स्केलर मिलता है, जब मैंने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया और मुझे क्या मिल गया? स्केलर, तो उसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, जिसका दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, और अगर मैंने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और मुझे जो रिजल्ट है वो वेक्टर मिलता है, तो उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने साइंस लिया हुआ उन्होंने ये चीज़ 11th में मतलब डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा भी होगा, नहीं भी पढ़ा है तो नो प्रॉब्लम, मैं सारा डिटेल में आपको बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, अब स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि देखिए क्या होता था, हम छोटी क्लास में ये समझते थे कि भाई एक्स डॉट वाई का मतलब एक्स इंटू वाई है और एक्स क्रॉस वाई का मतलब भी एक्स इंटू वाई है। हमने छोटी क्लासेस में यही समझा था, देखो डॉट लगा हो तो भी मल्टीप्लाई है, क्रॉस लगा हो तो भी मल्टीप्लाई है। लेकिन यहाँ वेक्टर्स में क्या होता है, अगर डॉट लगा है तो वो एक ऐसे मेथड को बताता है जिस मेथड से मुझे रिजल्ट स्केलर मिलने वाला है, जबकि अगर दो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस लगा है तो वो एक ऐसे मेथड से मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे बोल रहा है जिससे मुझे रिजल्ट जो है वेक्टर ही मिलना चाहिए। तो ये हो गए दो मेथड। अभी मैंने मेथड आपको बताया नहीं है, मल्टीप्लाई कैसे करना है वो तो हम आगे चल के समझेंगे। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं और डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, और इसमें मैं आपको ये भी बताते जाऊंगा बोर्ड में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम डॉट प्रोडक्ट है ना, स्केलर प्रोडक्ट, इसके डिटेल को समझते हैं। ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली इज डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट जो है, नाम क्या पड़ा है कि भाई अगर मैंने दो वेक्टर के बीच में डॉट लगाया है तो मैं उसको डॉट प्रोडक्ट बोलता हूँ। इसका रिजल्ट मुझे जो है स्केलर मिलना चाहिए। इसका सबसे पहला रूल है कि मैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर निकाल रहा हूं तो रूल कहता है मॉड ऑफ ए यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी यानी मैग्नीट्यूड ऑफ बी, एंड कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा, जहां पे थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। यहाँ पे मॉड ए, ये जो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए लिखा हुआ है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। सिमिलरली मॉड बी क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब मैग्नीट्यूड वेक्टर्स जैसे कि हम पीछे पढ़े हैं, जस्ट एक क्विक रिकैप इससे पहले कि मैं आपको इसमें एंगल, व्हाट एग्जैक्टली इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये मैं समझाऊं। ठीक है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। हमें लगता है दो वेक्टर्स के बीच में एंगल, इसका एक एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को समझना इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। उससे पहले मैं बता दूं, मैग्नीट्यूड है ना, जस्ट एक क्विक रिविजन हो जाएगा। वेक्टर ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हो। मैग्नीट्यूड होता है द नंबर वाला पार्ट जो बताता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा स्ट्रांग या कितनी ज़्यादा वीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलता हूँ 50 kg, तो यहाँ पे ये 50 बता रहा है कि हाँ भाई भारी है ना, 50 किलो हमारे लिए तो भारी है ना। अब मैं बोलता हूँ 500 kg, ये बहुत ज़्यादा भारी है। ठीक है, तो ये जो नंबर है जो बता रहा है कि कोई चीज़ की इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है। या फिर मैं बोलता हूँ 50 ग्राम्स, ठीक है ना, तो देखिए या फिर 0.001 kg, तो यहाँ पे ये जो नंबर वाला पार्ट है ये मुझे बता रहा है कोई भी चीज़ की इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा स्ट्रांग या कितनी ज़्यादा वीक है, तो इसी को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। यहाँ पे ग्राम, kg, ये जो है ये होता है यूनिट। ठीक है, और फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी
जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे हाइट, मास, है ना, जिसको हम मेजर कर सकें और नंबर्स में बता सकें, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फिर ऐसी कई सारी चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया मैग्नीट्यूड, आपने समझ लिया। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हो, मतलब ऐसी चीज, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको बताने के लिए आपको मैग्नीट्यूड तो चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। 10 किलोमीटर्स इन नॉर्थ, है ना, मुझे फलानी जगह जाना है तो 10 किलोमीटर्स इन नॉर्थ जाइए, आपको फलानी जगह मिल जाएगी। मैग्नीट्यूड भी बताया 10 किलोमीटर, डायरेक्शन भी बताया, ठीक है, तो वेक्टर। और जस्ट एक वेग एग्जांपल क्विक रिकैप करने के लिए, ठीक है। और अगर मुझे डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम हो जाएगा, भैया 10 लीटर दूध दे दो, है ना, या 5 किलो आलू दे दो, अब यहाँ पे डायरेक्शन डजंट मैटर, ठीक है, तो वो क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी। ओके, नाउ कमिंग टू एंगल ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है, हम किसको डिफाइन करते हैं, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए, सपोज ये एक वेक्टर है ए एंड लेट्स से दिस इज अनदर वेक्टर बी। अब इस वेक्टर के डायरेक्शन को अगर मैं बैकवर्ड एक्सटेंड करता हूं, इसको भी मैं अगर बैकवर्ड एक्सटेंड करता हूं, तो इन दोनों के बीच में ये एंगल बन रहा है। अब मान लीजिए मैं इस लाइन को ऐसे स्ट्रेट कर देता हूं, तो इनके बीच में देखिए बेसिकली दो एंगल्स बन रहे हैं, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, ठीक है ना। ये एंगल जो है, ये दोनों इक्वल होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो दो एंगल्स बन रहे हैं बेसिकली, एक एक्यूट होगा, एक ऑब्ट्यूज होगा। तो कौन सा एंगल जो है एंगल बिटवीन ए एंड बी कहलाएगा, तो इस चीज को आपको जो है बहुत अच्छे से समझना है, वो मैं बताता हूं। देखिए, कभी भी दो वेक्टर्स अगर हम लेते हैं, अब देखिए मान लीजिए वेक्टर ए है, ठीक है, एंड लेट्स से ये वेक्टर बी है। अब क्या इसको मैं बोलूं एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, और मान लीजिए ये वेक्टर ए है और मान लीजिए ये वेक्टर बी है, तो क्या मैं इसको बोलूं वेक्टर, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो देखिए, ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए यहां पे क्या हो रहा है, दोनों वेक्टर्स जो है को इनिशियल वेक्टर्स है, उनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक जहां पे एंड हो रहा है, दूसरा वहां पे शुरू हो रहा है। तो इस वजह से देखिए, वेक्टर्स में जो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन बताई है, वो ये कि जो दो वेक्टर्स है ना, ये दोनों के दोनों एक पर्टिकुलर पॉइंट पे या तो कॉन्वर्ज हो, ठीक है, या फिर डाइवर्ज हो, ठीक है ना, या तो कॉन्वर्ज होने चाहिए या फिर डाइवर्ज होने चाहिए, दोनों आके मिलने चाहिए या फिर दोनों एक दूसरे से दूर होने चाहिए, या तो मिलो या तो बिछड़ो, ठीक है, या तो मिले या तो बिछड़े, तभी वो जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे क्या, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। एक मिलने के लिए बोल रहा है, दूसरा बिछड़ने के लिए बोल रहा है, तो फिर वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स नहीं कहलाएगा। मान लीजिए वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, मैं इनकी लाइन को अगर एक्सटेंड करता हूं, तो देखिए ये दोनों इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मिलते हैं, तो ये जो एंगल है, दिस इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब जैसे वो को इनिशियल, जब वेक्टर एक का टर्मिनल पॉइंट दूसरे का इनिशियल पॉइंट है, ऐसे सिचुएशन में मैं इसको एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स नहीं कह सकता, मुझे इस वेक्टर के डायरेक्शन को ऐसे एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो ये इसका डायरेक्शन ये होगा। अब इनके बीच में जो एंगल है, देखिए क्यों, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट से बाहर की तरफ, मतलब पिछड़ रहे हैं, ठीक है ना। या फिर मैं इस वेक्टर को बैकवर्ड एक्सटेंड कर देता हूं, ठीक है, तो ये यहां कहीं से आके ऐसे आगे निकला होगा, तो ये जो एंगल है, देखिए ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट है ना, तो ये जो एंगल है ये कहलाएगा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो याद रखिएगा, एंगल बिटवीन वेक्टर्स के लिए बहुत जरूरी है कि दोनों वेक्टर्स या तो एक पॉइंट पे आके मिले या तो एक पॉइंट से दोनों एक दूसरे से बिछड़े, है ना, तभी हम उसको एंगल बिटवीन द वेक्टर्स बोलेंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है, नहीं तो इसमें क्या होगा, कंफ्यूजन होगा, ठीक है। एंगल ऑब्ट्यूज एक्यूट कुछ भी हो सकता है। सो ये हो गया एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ठीक है, एंगल का कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए भी जैसे मान लीजिए वेक्टर ए मुझे दिया हुआ है 2i + 3j + 5k सपोज, ठीक है,
तो मैग्नीट्यूड, जस्ट एक क्विक रिकैप में आपको बता दूं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए यानी मॉड्यूलस ऑफ ए हम कैसे निकालते हैं। जो भी आई का कोफिशिएंट है उसको होल स्क्वायर कीजिए, जो भी जे का कोफिशिएंट है उसको स्क्वायर कीजिए, जो के का कोफिशिएंट है उसको स्क्वायर कीजिए, तीनों को आपस में ऐड कीजिए और उसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। दैट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ वट एवर वैक्टर जो हमें दिया हुआ है। ऐसे अगर बी भी मुझे कुछ इस टाइप का दिया होगा तो उसका मैग्नीट्यूड हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या होता है। नेक्स्ट मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं, प्रोजेक्शन। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैंने जनरली देखा है कि सीबीएसई एग्जाम में इस प्रोजेक्शन वाले कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में। ठीक है, तो प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं और इसको बहुत अच्छे से समझेगा ताकि ये क्वेश्चन एग्जाम में मिले और आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर पाओ। ठीक है, अच्छा मान लीजिए ये वेक्टर ए है। अब हम मान लीजिए ये नीचे एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं एल, और मैंने क्या किया कि ये वेक्टर यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, अब ये पॉइंट, इसको मैं ए ले लेता हूँ, इसको मैं बी ले लेता हूँ, इसको थोड़ा सा और स्लैंटिंग कर देते हैं। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज वेक्टर ए। मैंने क्या किया कि इस पॉइंट ए से, है ना, ये वेक्टर है, तो इस पॉइंट ए से इस लाइन एल पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। लेट्स से दिस इज एम। इसी तरह से इस पॉइंट बी से भी मैं इस लाइन एल पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं। लेट्स से दिस इज एन। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है एम एन, ठीक है, ये जो पोर्शन एम एन हमने निकाला, इस एम एन को मैं बोलूंगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन लाइन एल। ठीक है, इसको हम बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन लाइन एल। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। प्रोजेक्शन ऑफ किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन हम क्या बोलते हैं, उसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट हम लेंगे, वहां से हम जिसके ऊपर भी प्रोजेक्शन निकालना है वहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप कर दिया, उसके बाद ये दो परपेंडिकुलर्स के बीच में ये जो पोर्शन है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन। अब देखिए मैं क्या करता हूं, इस ए से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करता हूं बी एन पे, या फिर मैं यहां से ऐसे बोल सकता हूं, यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ की पैरेलल टू दिस लाइन एल। ठीक है, अब बिकॉज दीज टू आर पैरेलल, ये तो 90 हो गया, और अगर मैं इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड करता हूं तो ये एंगल हो जाएगा थीटा, इफ दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, बात समझ में आई। और ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, ये जो एम एन है और ये जो ए, इस पोर्शन को सपोज मैं नाम दे देता हूं सी, तो ये जो ए सी है और एम एन है इक्वल होंगे। ठीक है, एम एन मस्ट बी इक्वल टू ए सी। अच्छा, अब ये ए सी इस ट्राइंगल में कितना होगा वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास ये जो वेक्टर ए है दिस इज नोन क्वांटिटी, और ये जो ए सी है दिस इज अननोन क्वांटिटी। तो मैं इस ट्राइंगल में क्या करता हूं, ए सी द अननोन क्वांटिटी अपॉन ए बी द नोन क्वांटिटी, एंड दिस शुड बी कॉस ऑफ थीटा। इसका मतलब जो ए सी है, ठीक है ना, इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, वेक्टर्स की नहीं, तो ए सी इन मैग्नीट्यूड विल बी ए बी कॉस थीटा। अच्छा, ए बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, है ना, ये वेक्टर ए है, ए बी जो है वेक्टर ए रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन लेंथ ऑफ ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। तो हम ए सी को वेक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं मॉड ए बी एंड कॉस थीटा। और मॉड ए बी यानी कि वेक्टर ए का मॉड, तो इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए एंड कॉस थीटा। देयरफॉर इस वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन दिस लाइन विल बी मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए एंड कॉस थीटा। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया प्रोजेक्शन। अब देखिए जैसे कि हमने समझा था ये वेक्टर ए था और हमने इसका एक लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन बनाया था, तो अब इस लाइन को छोड़िए, ये ट्राइंगल आप देखिए, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में
ये है हाइपोटेन्यूज। तो इस हाइपोटेन्यूज का है ना, ये जो लाइन है वो क्या कर रहा है, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन है। ठीक है, ये जो लाइन हम देख रहे हैं ये इस वेक्टर का प्रोजेक्शन है, और प्रोजेक्शन क्या था, ए कॉस थीटा, है ना, मॉड्यूलस में। ये कॉन्सेप्ट आपने समझा। अब हम देखेंगे मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझेंगे, फिर इसके बाद एंगल हम वेक्टर्स में कैसे निकालते हैं उसको समझेंगे। ये एंगल वाले कॉन्सेप्ट पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो आगे चल के मैं आपको एंगल बताऊंगा। तो सपोज ये वेक्टर ए है एंड लेट्स से दिस इज वेक्टर बी। ठीक है, इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, समझने में इजी होगा। ठीक, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, एंड लेट्स से मैं यहां से एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, और ये जो पोर्शन है, लेट्स से दिस इज ओ, लेट्स से दिस इज ए, लेट्स से दिस इज बी, एंड इस पोर्शन को थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं, इस पोर्शन को ओ ए बी, और लेट्स से इसको सी ले लेते हैं। तो ये जो ओ सी है ना, ये है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ऐसे ही कहेंगे, है ना। पीछे जो कॉन्सेप्ट समझा था हमने प्रोजेक्शन का, उसके हिसाब से इसका जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करते ही ये जो पोर्शन कट हो रहा है, इसको मैं क्या बोलूंगा, इस वेक्टर का इस लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन। तो क्योंकि ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, तो वेक्टर ए का वेक्टर बी पे प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, ओ सी हो जाएगा। अब देखिए, तो ये जो ओ सी है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अभी इस वेक्टर बी को छोड़ दीजिए। ठीक है, ये वेक्टर बी मैंने यहां पे लिख दिया। अच्छा, अभी इस वेक्टर बी को छोड़िए, इस ट्राइंगल में मुझे मालूम है दिस इज वेक्टर ए। ठीक है, तो ओ सी हम कैसे निकालेंगे, सपोज द एंगल इज थीटा, तो ओ सी हम कैसे निकालेंगे, हाँ, ओ ए कॉस थीटा। ये तो हमने समझा है ना, ओ सी अपॉन ओ ए अभी समझाया था, और ओ ए इज नथिंग बट मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए, तो ये भी मैंने समझाया था, मॉड ए एंड कॉस थीटा, तो ये क्या हो गया, मॉड ए कॉस थीटा हो गया। ठीक, इतना समझ लिया। अच्छा, अब मुझे निकालना क्या है, ए डॉट बी। इसको हम क्या लिखते हैं, मॉड ए मॉड बी एंड कॉस थीटा। ठीक है, मॉड ए मॉड बी एंड कॉस थीटा। हम एक काम करते हैं, देखिए यहाँ पे तो सब मैग्नीट्यूड्स हैं, तो यहाँ पे हम कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक बात का बहुत ध्यान रखिएगा, अगर वेक्टर्स हैं तो उसको मुझे आगे पीछे करना है, वो मुझे वेक्टर्स के रूल्स समझ के करने पड़ेंगे। लेकिन अगर मॉड्यूलस मतलब मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड है, तो हम सिंपली उसको कैसे भी आगे पीछे तोड़ मोड़ के कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसको मॉड बी पहले लिख लेता हूं, और मॉड ए बाद में लिख लेता हूं, और कॉस थीटा ऐसे लिख लेते हैं इसे। ठीक है, यहाँ पे ये डॉट का मतलब डॉट नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई है, जैसे वेक्टर वाला डॉट नहीं है, लेकिन मल्टीप्लाई है, मैं कहना चाह रहा हूं। अब देखिए, मॉड ए कॉस थीटा क्या हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी मल्टीप्लाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ बी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, तो इससे हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया, वो ये कि ए डॉट बी है ना, दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है, बेसिकली उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ए डॉट बी को हम बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड, मैं एम ए जी बस लिख लेता हूं। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, वेक्टर बी, मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय प्रोजेक्शन ऑफ, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ठीक है, ये हो गया। और इसी तरीके से मान लीजिए मैं इस डायग्राम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देता हूं। Let's say this is vector A, and again this is vector B, this is O, this is A, this is B। अब मैंने क्या किया कि
सपोज ये वेक्टर बी है और यहां से ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मैंने, ठीक है। डायग्राम में नॉट बी एक्यूरेट बट कॉन्सेप्ट को समझना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। मैंने बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ए पे, ठीक है। इन दैट सिचुएशन, अब देखिए ये डायग्राम देखने में उल्टा है, लेकिन जब मैं इसको फ्लिप करूंगा तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है। इन दैट सिचुएशन सीधे सीधे बताते हैं ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूज है और हाइपोटेन्यूज के सामने जो साइड होता है वो क्या होता है, प्रोजेक्शन। तो ये बेसिकली क्या हो गया, दिस साइड इज नथिंग बट प्रोजेक्शन, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। तो इसी तरीके से हाँ, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, तो ए डॉट बी को हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, सपोज मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी एंड कॉस थीटा, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा, मॉड बी कॉस थीटा, है ना, पीछे वाले मेथड से। तो ये हो गया प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, और ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो हम ए डॉट बी को बोल सकते हैं या तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। अब देखिए यहाँ पे मुझे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि किसका प्रोजेक्शन किस पे है ना। एग्जाम टाइम पे जनरली मैंने देखा कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है कि अच्छा हाँ मुझे याद है प्रोजेक्शन, लेकिन वहां पे फिर क्या कंफ्यूजन होता है कि ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी था या प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए था। अभी तो चलो सामने लिखा हुआ है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। या फिर अभी आप पढ़ रहे हो, कंफ्यूजन नहीं है, कई बार होता है। अगर आपको कंफ्यूजन नहीं होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स को हो जाता है, इसलिए मैंने बताया। सिंपल सी बात आप याद रखिएगा, देखिए साइकिल कंप्लीट होना चाहिए, ए बी ए या फिर बी ए बी, ठीक है। दो लेटर्स कभी भी साथ साथ नहीं होने चाहिए रिपीट, दो लेटर्स रिपीट होंगे एक बीच में होगा, दो लेटर्स रिपीट होंगे एक बीच में होगा। तो ए बी ए का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ठीक है, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, सिंपल सी बात, ठीक है। ऐसे आप याद रखिएगा, a इंटू प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a या फिर b इंटू प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, ऐसे आप याद रखिएगा। सो दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो देखिए इसमें हमारा फॉर्मूला बन जाता है, जैसे a डॉट b, आपको मैंने क्या बोला था, या तो a b a या फिर b a b, है ना, ऐसे रखना है। a b a मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b ऑन वेक्टर a। अच्छा, या फिर a डॉट b को हम क्या लिख सकते हैं, b a b के हिसाब से मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, यही हमने समझा, है ना। और प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a हमने क्या पढ़ा था, मॉड b एंड कॉस ऑफ थीटा। प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b क्या पढ़ा था, मॉड a कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो अभी मॉड b या मॉड a या कॉस थीटा इसकी तो जरूरत नहीं है, तो इसको हम हटा देते हैं, ये हो गया। अब देखिए मुझे प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b अगर निकालना है, मैं ये मॉड b को यहाँ शिफ्ट करता हूँ, तो इज इक्वल टू हो जाएगा मॉड बी यहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए निकालना है तो मॉड ए को यहाँ शिफ्ट करता हूँ, तो ये मॉड ए आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए निकालना है तो उसका फॉर्मूला है ए डॉट बी अपॉन मॉड ए, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी निकालना है तो ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। ध्यान रखिएगा कि जो एंड में है वही नीचे है, जो एंड में है वही नीचे है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें इसलिए ध्यान में रखने के लिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन यहाँ पे होता है, और
यही क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड ही पूछता है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा सीधे सीधे पूछेंगे, फाइंड ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, या फिर फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। ठीक है, अब कंफ्यूजन हो जाता है किसका प्रोजेक्शन किसके ऊपर, क्या फॉर्मूला है, कंफ्यूजिंग है ना, देखो फ्लिप फ्लिप हो रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें गलती ना हो। फिर इसमें दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, अब जैसे प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए आपने देख लिया, इसको हम बोलते हैं। यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, वो ये कि यूनिट वेक्टर ए, ठीक है, कोई भी यूनिट वेक्टर अगर आपको निकालना होता है तो हम उस वेक्टर को एज इट इज लिखते हैं और उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना, कोई भी यूनिट वेक्टर अगर निकालना है तो मैं क्या करता हूं, उस वेक्टर को एज इट इज लिखता हूं और उसी के मैग्नीट्यूड से मैं उसे डिवाइड कर देता हूं। मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। तो यहां पे अगर मैं ये वेक्टर ए और मॉड ए को एक साथ ले लेता हूं, बी को साइड में रखता हूं, तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए का फॉर्मूला बन जाएगा ए कैप और साथ में वेक्टर बी। ठीक है, ए कैप वेक्टर बी, ए कैप का मतलब यूनिट वेक्टर ए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ए कैप इसको रीड करते हैं और ये है यूनिट वेक्टर ए। ठीक है ना, वेक्टर ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। अच्छा, इसी तरह से इस प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी में ये वेक्टर बी और मॉड बी को अगर मैं एक साथ ले लेता हूं तो ये बन जाता है वेक्टर ए और साथ में डॉट करके बी कैप या यूनिट वेक्टर बी। ठीक है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ही लगने वाला है। ठीक है, यहाँ पे डॉट ही आपको लगाना है और डॉट के ही रूल से हमें यहाँ पे चलना है। ठीक है, डॉट के रूल्स मल्टीप्लाई करते टाइम क्या ध्यान रखना क्या नहीं, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। ठीक है।